फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है इस वीडियो में अभी तक हमने 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें से बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, इन 3 टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम गुप्त काल के बारे में डिस्कस करेंगे कि गुप्त काल से कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फेसबुक पेज पे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, महरौली में जंग रहित लोहे स्तंभ लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त, मौर्य, सातवाहन, कुषाण। तो अगर हम गुप्त काल से पढ़ रहे हैं तो ये तो आपके दिमाग में है कि गुप्त काल से पढ़ रहे हैं, तो आप तुक्का भी मार सकते हो गुप्त, लेकिन पेपर में आपको ये सब चीज़ें नहीं पता चलेंगे। तो देखिए, जो लौह स्तंभ स्थापित किया गया था वो गुप्त ने करवाया था। तो महरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किस समय स्थापित हुआ था? गुप्त काल में। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और ये स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान मेटलर्जी के होने का ज्वलंत प्रमाण है। मीन्स इससे ये पता चलता है कि गुप्त काल में जो है धातु विज्ञान का एक अच्छा खासा स्कोप था, मतलब उस समय धातु विज्ञान थी। तो अगर ये पूछ दे किस काल में धातु विज्ञान का प्रमाण मिलता है तो वो गुप्त काल होगा आपका। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो था, देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम कभी कभी पूछ लेता है तो दत्त देवी था। इनकी माता का नाम दत्त देवी था। और इनका काल तो आपको पता ही होगा, गुप्त काल था। और स्पेशली पूछा जाता है कि गुप्त काल का स्वर्ण युग किसके शासन काल में था? तो गुप्त काल का स्वर्ण युग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में था। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है तो वो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। देखिए, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चलते थे उनको रुपयक कहा जाता है। क्या? रुपयक। और दिनार किसे कहा जाता था? जो सोने के सिक्के गुप्त काल में चलते थे उन्हें दिनार कहा जाता था। तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयक। और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। किस समय में? गुप्त काल के अंदर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? देखिए, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का राजकवि था। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। और हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हरिसेन ने जो है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। और समुद्रगुप्त के बारे में एक और खासियत है, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य कहा जाता था और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और इन्होंने अश्वमेध कर्ता की उपाधि भी उपाधि धारण की थी। किसकी? अश्वमेध कर्ता की उपाधि। और इन्हें कविराज भी कहा जाता था। क्या? कविराज। तो हरिसेन जो है इलाहाबादी प्रशस्ति लिखे थे और ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। अगला क्वेश्चन, लिच्छवी दैहित्र किसे कहते थे? देखिए, लिच्छवी दैहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दैहित्र भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दैहित्र, लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। और इनकी माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमार देवी था। और इनको जो लिच्छवी दैहित्र भी कहा जाता था। ये बात कहाँ से पता चलती? ये बात हमें समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से पता चलती है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? देखिए, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुणों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। किसके द्वारा? हुणों द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, नंद, चोल। तो इसका सही आंसर तो गुप्त होगा। लेकिन गुप्त
काल के भी अंदर, गुप्तों के भी अंदर समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। अगर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ये सब दे दे तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उनको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया था। तो सही ऑप्शन तब क्या होगा? समुद्रगुप्त। ऐसे तो अब गुप्त काल में है तो गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त को उनकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इन्होंने ईस्वी 335 से 375 में कई युद्ध लड़े और मैक्सिमम जीते, मतलब किसी भी युद्ध में उन्होंने पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, कौन थे? विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत की नेपोलियन की संज्ञा दी। तो समुद्रगुप्त को किसने भारत की नेपोलियन का संज्ञा दिया था? विंसेंट स्मिथ ने। भारतीय नेपोलियन के नाम से आम तौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? देखिए सेम क्वेश्चन थोड़ा सा टिल्ट किया है, तो ऑप्शन बी होगा समुद्रगुप्त। गुप्त काल में किस धातु की सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? देखिए गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे और इसे मैंने बताया था क्या कही गई, इसे जो है दिनार नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो प्रसिद्ध गुप्त संवत जो है 319वीं ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि भी है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ होता है और यही जो है चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि भी है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? देखिए इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के कवि कह लीजिए या संधि विग्रहिक कह लीजिए, संधि विग्रहिक हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक हैं। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। तो किस शैली का ये उदाहरण है? चंपू शैली का। और किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। और शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? समुद्रगुप्त की। और इसको किसने लिखा है? हरिसेन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाहयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाहयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था और इनका शासनकाल था 399 से 414 ईस्वी के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो विष्णु शर्मा जी ने। ऑप्शन सी, ये तो बहुत सिंपल है, विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया था। मेघदूत का लेखक कौन है? देखिए भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मालविका, अग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। देखिए ये जितना मैंने नाम लिया ये घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। तो मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। अच्छा एक बात और है कि कालिदास किसके समय में थे, तो ये आगे क्वेश्चन में मैं जिक्र करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? देखिए सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी। कौन कौन? सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी ये प्राचीन भारत के आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता और चिकित्सक थे। चावर्क जो है चिकित्सक नहीं थे बल्कि वे अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते थे। चावर्क जो है अपने भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। तो कौन जो चिकित्सक नहीं है वो चावर्क हैं। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो देखिए इन्होंने अपना परामर्श जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान के नाम जो आप उनका नाम तो जानते लेकिन किसके दरबार के थे वो ये नहीं जानते हैं। उसमें से पहले हैं कालिदास। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। बेताल भट्ट नाम बहुत सुने होंगे, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। वराह मिहिर, वर रुचि ये भी चंद्रगुप्त के दरबार के थे।
अमर सिंह शंकु घट कर पर, अमर सिंह और शंकु लिख लीजिए और लास्ट में घट कर पर, ये लोग बहुत फेमस थे और ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के ज्ञानी थे और जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। वाराहमिहिर थे, देखिए वाराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ वृहत संहिता, क्या नाम है, वृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका, ये दोनों ग्रंथ के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका ये दोनों जो है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वाराहमिहिर की ग्रंथ हैं। वृहत संहिता के अंदर जो है आपका प्राकृतिक इतिहास, वनस्पति शास्त्र, नक्षत्र, भौतिक विज्ञान जैसे विषयों का वर्णन है और इन्होंने वृहजातक तथा लघु जातक की भी रचना की थी। तो ये सब तो नहीं पूछता, दो ही इंपॉर्टेंट है, पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता। तो ये ऑप्शन डी सही होगा। वाराहमिहिर एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर थे। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? देखिए अजंता की गुफाएं मेनली गुप्तों के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। अजंता की गुफाओं का जो निर्माण था वो कार्य जो दूसरी शताब्दी से पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला। कितने? 7वीं शताब्दी तक चला। और अजंता की जो 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध है वो जो है स्पेशली गुप्त काल से है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि अजंता की गुफा चित्र में किससे संबंधित है? तो अजंता की जो गुफा के अंदर चित्र है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, किस धर्म से संबंधित है? तो वो जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये बात जो है सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये बात आप एक बार फिर से कहिए तो मैं रिपीट कर दूं, आप कहीं नोट कर लें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन? कालिदास, आर्यभट्ट, बेताल भट्ट, वाराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, घट कर पर, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के थे। आप नोट कीजिए, कालिदास, बेताल भट्ट, वाराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंकु, घट कर पर। मेघदूत का लेखक कौन है? तो ये तो अभी डिस्कस हो गया कि मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरर शिलालेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो ये जो है भानुगुप्त का एरर शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ कहाँ मिलता है तो भानुगुप्त का एरर शिलालेख के अंदर मिलता है। अब ये आपका गुप्त काल खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक पेज पे शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो हिंदी में पढ़ना पसंद करते हों। अब इसके बाद अगला पार्ट जो आएगा वो दक्षिण भारत से रिलेटेड होगा कि साउथ इंडिया या दक्षिण भारत से कितने क्वेश्चन आज तक एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड।